मैं बार बार ये कहता हूं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग बट दे डू द थिंग डिफरेंटली। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। भारती जी समझ में आ रहा है ना? ओके, जब तक आप ये सब चीज नहीं करोगे चीजें नहीं आएंगी। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना था। ओके, शुरुआत के इसके सदस्य क्या क्या थे आपके? तजाकिस्तान, ओके, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, चाइना और उज्बेकिस्तान। ओके, भारत किस साल शामिल हुआ था? दूसरा 2016 में सर। नहीं, भारत को किस साल शामिल किया गया था सबसे पहले? वो तो भारत 2016 में भी नहीं शामिल हुआ था। सबसे पहले भारत को, हाँ, भारत को 2015 में शामिल किया गया था। आइए सर, चलिए क्लास बहुत आपका, हमारे यहाँ जो अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ओके, वो राकेश जी आ चुके हैं। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे गिव हिम अ बिग हैंड। ओके, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। एंड संदीप जी को लाइए। अरे संदीप जी आइए, आइए, आइए भाई। ओके, जो लोग काफी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, ही इज माय यूपीएससी सेलेक्टेड, आईएएस सेलेक्टेड स्टूडेंट संदीप प्रसाद। ओके, कई नए स्टूडेंट्स पहली बार वगैरह। ही इज राकेश हु हैज क्वालिफाइड दिस उत्तराखंड पुलिस एग्जाम एंड नाउ ही इज फ्रॉम इंस्टीट्यूट द थर्ड एसआई। और उम्मीद करता हूं कि ये अगली बार पीसीएस सिलेक्टेड वही हो गए। बेटा बहुत सुबह सुबह जल्दी का था, बारिश भी बहुत हो रही थी, मैं बहुत ज्यादा चीज ला नहीं पाया आपके लिए। ओके, ओके, ये थोड़ा सा तो राकेश जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा बता तो संदीप जी आप यहां बैठो फ्रंट में। ओके, थोड़ा सा बता दें। 2023 में आए थे ये, आई थिंक जुलाई अगस्त, सितंबर, हाँ सितंबर 2023 में आए थे। तो मतलब इस महीने इनको 2 साल हुआ है। पर बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, मेरे मतलब इनके बड़े भाई साहब से, बड़े भाई साहब गार्जियन ग्रुप में, हाँ, बड़े भाई साहब से मेरी बात हुई थी, कह रहे थे बच्चा बहुत सीरियस है, बस कुछ इनको चीज चाहिए है, बस सिलेक्शन हो जाएगा। और बच्चे ने 2 साल के अंदर सिलेक्शन दे दिया। और इससे पहले भी ये कई एग्जाम्स में, मैंने कहा ना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रुके हुए हैं। इस बार भी लोअर पीसीएस से शायद 2 मार्क्स से, मतलब 101 पे मेरिट कटी है, 99 आया है। तो शायद अब पड़ाव आ रहा है। ओके, गुरु की महादशा चलने वाली है, तो अब पड़ाव आ रहा है। ओके, अब चीजें बढ़िया, चीजें ये इंगित होता है। ओके, एक तो राकेश जी थोड़ा सा आप एक बार अपनी रणनीति, जो लगातार आपने एग्जाम्स यूकेएसआई यूके पीसीएस वाले दिए हैं, एक बार अपने बारे में थोड़ा बताइए और थोड़ा अपनी रणनीति बताइए। और आप लोग में से जो लोग, क्योंकि कई स्टूडेंट्स आप इनके साथ बैठते होंगे, पीछे बैठते थे, ये उस साइड बैठते थे जहां पे पीछे बैठते थे, कई आप लोग इनके साथ बैठे हुए हैं, जो मन में प्रश्न है। ओके, क्योंकि रोज तो आप मेरे को सुनते ही रहते हो, आज एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के सामने, आपके सामने खड़ा है, तो बेधड़क होके, और अगर आपको कोई संदीप प्रसाद जी से भी क्वेश्चन पूछना है तो ही से, तभी मैंने इनसे बहुत स्पेशली रिक्वेस्ट की कि हिंदी मीडियम में आना बहुत जरूरी है। ओके, तो आज आपके सामने पीसीएस सिलेक्टेड भी हैं, जो यूके पीसीएस एग्जाम क्वालिफाइड भी हैं और यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाइड भी है। तो यस राकेश जी। सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने मतलब यहाँ तक मुझे पहुंचाया। वहां बैठता था मैं, सुनील भाई बैठे हमारे, उनको जानता हूँ मैं, वहां बैठता था मैं, वही सर, वही सीट थी मेरी। और सर की बात मुझे भी ध्यान है, एक सर बोलते थे हमेशा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये बात जो थी मेरे दिमाग में बैठ गई, तो मैंने क्या किया, पोस्टर निकाला और अपने रूम पे चिपका दी, ये बात ये है करके। और बताऊंगा सबसे पहले अपने अपने बारे में बताता हूँ आपको। मेरा नाम राकेश स्वप्ने। 12th मैंने अल्मोड़ा से किया, उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग की, बीटेक 2021 में मैं पास आउट हूँ। उसके बाद मेरा टारगेट आया सिविल सर्विस की तरफ, और मेरा मेन टारगेट जो था वो पीसीएस था और आरओ था। मैं आरओ के लिए मैंने ज्वाइन किया था सुरेंद्र सर से, हमारी मेरी बात हुई थी सबसे पहले, सुरेंद्र सर को पता ही होगा कि जब आया था यहाँ आरओ में, सर का बहुत साथ रहा काफ़ी। सर के नोट्स जो हैं इनफ है पूरे, अच्छे से मैंने नोट्स पढ़े। आरओ में मेरा 1 नंबर से रुक गया, सर सब उम्मीद थी सबको, लेकिन 1 नंबर से रुक गया। उसके बाद फिर मैं बड़ा पीछे में, फिर मेरा 2 नंबर से रुका, ऐसे चलते रहा। लेकिन फाइनली जब आया सब इंस्पेक्टर में, अभी एलआईयू के पद पे मेरा चयन हो गया है।
अभी रैंक 13 पे और 13 रैंक है, हाँ 13 वेरी गुड वेरी गुड। वही। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इसमें कि बेटा यहाँ आपकी मेहनत है। ये है। बाकी आप लोग को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? अरे भाई चुप ना हो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, फिर नहीं तो फिर रोज मेरे को ही सुनोगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई अगर क्वेश्चन हो तो। सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी स्टडी की? आप कैसे पढ़ते थे कुछ? ठीक है, तो सबसे पहले बताऊंगा स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी सिर्फ एक शब्द है, कंटिन्यूटी, निरंतरता। निरंतरता जिसने पकड़ ली वो कुछ भी कर सकता है लगातार, यानी कि निरंतर सबसे टफ है बनाना। ऐसा नहीं कि संडे आ रहा है तो हम संडे को घूम रहे हैं, 6 दिन हमने पढ़ा और संडे को हम वो कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। नहीं, ये सब नहीं करना है। निरंतरता ऐसे है जैसे आपने एक टाइम टेबल बनाया अपना स्ट्रेटेजी की, ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा पढ़ूंगा। सैटरडे तक आप नोट्स रिविजन करिए, पढ़िए। संडे को आप मॉक टेस्ट लगाइए, जहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं वहां से लगाइए और मॉक दीजिए। निरंतरता बहुत जरूरी है, एक ही शब्द है निरंतरता। मेरे लिए तो ये काफी वो है बेनिफिशियल, मतलब बोलते हैं आप। थैंक यू सर। सर आपने स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी थी इस नोट्स के अलावा? बुक्स सच बताऊं तो पढ़ी थी, लेकिन काफी कम। नोट्स मैंने ज्यादा नोट्स बता, क्योंकि क्या है, बुक्स से ही निकाल सर हमको दे रहे हैं परोस नई चीजें, बुक से निकाल के दे रहे हैं। अगर हम भी फिर बुक से ही सर आपकी बात नहीं है। नोट्स आवाज नहीं आ रही? एक बार आप नोट्स जो है, नोट्स इनफ है। नोट्स आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप उसकी स्टैंडर्ड बुक लेके उसको हो जाएगा। फिर चली गई आवाज। हाँ। सबको सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या भाई इसमें? हाँ सर हाँ। आप जैसे लाइक एक ही सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते थे या फिर सारे सब्जेक्ट ऐसे एक दिन में, या फिर टारगेट एक सब्जेक्ट का होता था कि 1 वीक तक वो पढ़ूंगा फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, ऐसे अच्छा, टाइम टेबल? टाइम टेबल। हाँ हाँ तो जैसा क्वेश्चन है हाँ। कि एक सब्जेक्ट आप हाँ लगातार पढ़ते थे या या सारे फिर सब्जेक्ट? हाँ सारे सब्जेक्ट। ठीक है ठीक। तो ऐसा था जब मैं पढ़ता था, अपनी स्टडीज बताऊँ मैं, बाकी आप रीड कर लेना। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, मेजर 4 हैं, हाँ। 4 मेजर हैं। तो मैं करता था, जैसे पहले मैं 2 सब्जेक्ट उठाऊंगा, कोई भी हिस्ट्री या पॉलिटी मैंने उठा लिया तो एक बार मैं पूरा उसका सिलेबस कवर कर लूंगा। 1 महीना ओके। लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, अच्छा रीडिंग पूरा करूंगा। उसके बाद ओके। फिर 2 उठाऊंगा, उनको पूरा कवर कर लिया। उसके बाद फिर डिवीजन पर आ जाता है 1.5 महीने में। अच्छा ऐसे ही आप 2-3 बार कर देंगे तो आपको समय नहीं लगेगा उनको, फिर 1 हफ्ते में आप कवर आराम से अच्छा कर लेंगे। टारगेट बनाते थे आप हाँ, कि 1.5 एक महीने हफ्ते का में? टारगेट बनाया, हाँ 2 सब्जेक्ट कवर कर लिए, सर के ओके नोट्स पढ़े, बुक्स पढ़ी, वही टॉपिक कर लिया। और मेन सबसे मेन है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको लगाने ही पड़ेंगे, हम्म सबसे मेन मॉक टेस्ट है। ओके सर। मैं आता था आरओ की मॉक टेस्ट भी मैंने काफी लगाए थे, यहाँ पीछे से लगाए थे, यही बैठ के। मॉक टेस्ट बहुत मेन है। थैंक यू। कुछ ना? और सर, सर करंट अफेयर के बारे में बताएंगे? करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर के बताते हैं। करंट अफेयर मतलब कहाँ से पढ़ना है ये, या वैसे? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से पढ़ते थे और कितना रोल है इसका? अच्छा, देखो जैसे कोई एग्जाम आता है, सर तो क्लासेस चलाते हैं करंट अफेयर की। संडे को सर ना, संडे को बुलाते हैं या ऐसे बुलाते थे, अभी फिलहाल अभी टेस्ट नहीं, अभी अक्टूबर से आएगी टेस्ट। हाँ वही तो, सर के करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। बाकी आपको ऐसा नहीं कि एक जगह डिपेंड रहना है, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, आपके बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे, देखिए। आप कौन कौन सा चैनल उठाते थे? चैनल में सर दृष्टि, हाँ दृष्टि आता है, एक उत्कर्ष क्लास करके है, वो उठाता था। और बाकी डेली आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ना? अच्छा, इंग्लिश न्यूज़पेपर या हिंदी न्यूज़पेपर? मैं तो सर मतलब टेलीग्राम पर मैं दोनों दोनों आते थे, अच्छा दोनों तो पढ़ लेता था, क्योंकि मैं थोड़ा हिंदी मीडियम का हूँ तो हिंदी को मैं ज्यादा देता था। ठीक है। आपको मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि उससे ऐसा रहेगा, आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ेंगे, भले आप याद मत करिए, बस पढ़ लीजिए। क्योंकि आपको जब 2 महीने बाद याद है कि अच्छा ये घटना मैंने वहाँ पढ़ी थी, तो आपका ऑटोमेटिक क्वेश्चन ही हो जाएगा वहाँ कि हाँ मैंने पढ़ी थी, मुझे रिलेट हो रहा है करके। करंट अफेयर आपको ऐसे कवर करने पड़ेंगे आपको। सर मॉक टेस्ट कहाँ से लगाया आपने पीसीएस के लिए? पीसीएस के तो मैंने यही लगाया, मैं मॉक संस्थान से। टेस्ट हम आप लोगों को देंगे। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? और कोई प्रश्न? थैंक यू सर। आज ऑनलाइन जा रहे हैं, एक्टिव है, ऑफलाइन? बाकी अपना फ्रेंड सर्कल सही रखना। मतलब मेरे तो मेंटर होते संदीप सर बैठे हैं,
हम एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट है, मतलब ये मेरे सीनियर थे वहाँ भी। संदीप भाई तो इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ओके, ये सीनियर आप हैं या ये है? ये हैं। ये सीनियर है। ओके, ये लोग एक ही कॉलेज के एक ही हैं, कॉलेज से हम पास होने, ये मेरे सीनियर थे मतलब कॉलेज में, और यहाँ भी हम एक ही साथ एक ही हॉस्टल में रह रहे हैं। हाँ एक ही हॉस्टल में रहे, एक ही रहे। बंटी जी आप भी उसी हॉस्टल में रह रहे हैं और आप भी उसी हॉस्टल में रह रहे हैं, हाँ। तो वो सिलेक्शन मेकिंग हॉस्टल है। हाँ। और ओके। मतलब फ्रेंड सर्कल हमेशा ऐसे रखना कि तुम्हारे क्वेश्चन डिस्कस हो, ये ऐसा नहीं कि बात हो रही तो अलग टाइप की तुम तैयारी हो, मतलब तो ऐसी बातें हो कि जिससे तो सिलेबस में कवर होने से। जैसे मैं हूँ, संदीप सर है, और हमारे साथ गौरव इस संस्थान में इंग्लिश मीडियम में, गौरव है और पवन भाई हमारे एक हैं, सब हैं, तो हम एक ही पीजी में रहते हैं। जब भी हम बैठते हैं खाते वक्त भी हम वो क्वेश्चन पूछ देगा सामने से, तो जिसको नहीं आएगा तो वो देखेगा बुक्स। तो ये चीजें होनी चाहिए। फ्रेंड सर्कल चूज करना तो मतलब सावधानी से करना ही कहना चाहूंगा, कि अच्छे से करना फ्रेंड सर्कल। ऐसा नहीं कि देहरादून आए हैं घर से दूर और घूम रहे हैं फिर इधर उधर, ये चीजें थोड़ा अवॉइड करनी पड़ेगी 1-1.5 साल उसके बाद। यही चीज मैं भी आपको बता रहा हूँ। मैं अभी लास्ट फ्लोर में एक चीज बता कि फोकस बहुत जरूरी। और कोई संदीप भाई से कुछ पूछना है भाई? ये मैंने कई स्टूडेंट यहाँ पहली बार यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिल रहा है। राकेश से फिनिश चल रहा है। राकेश नहीं, दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सीनियर एंड जूनियर संदीप सर, हाँ सुनना है संदीप। संदीप सर, आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से? ना, मेरा मीडियम इंग्लिश था। ओके ओके यहाँ सर, मैं पूछना चाहूंगी, मुझे न्यूज़पेपर में कंफ्यूजन है। मैं वैसे तो हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरे को हिंदी मीडियम का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या इंग्लिश मीडियम का? मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन है। न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर से आपको क्या चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा पर्पस न्यूज़पेपर पढ़ने का था कि मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा हो, क्योंकि मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं था। तो मेरा सी सेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वजह से होता था कुछ ना कुछ, तो न्यूज़पेपर से वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आ जाता था। सेकंड, अगर आपको मालूम है कि करंट अफेयर चाहिए, उसको कहाँ यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ करंट अफेयर आपके मेन से इंक्लाइंड होगा, अगर आपको वो मालूम है तो उसको निकाल के रख लीजिए मेंस के साथ। या कुछ ऐसा होगा जो स्टैटिक होगा और उसको करंट जो होगा वो स्टैटिक के साथ लिंक्ड होगा, तो आपको उसको प्रीलिम्स के साथ जोड़ना है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। प्लस कहाँ पढ़े, कौन सा पढ़े, कब से पढ़े, ये जो मेन एक मेजर डाउट है न्यूज़पेपर को लेके। सबसे पहले जब आप इनिशियल स्टेज में हो गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ज्यादा, क्योंकि न्यूज़पेपर इन डेप्थ है और वो कॉमन पीपल के लिए भी है, और जिसको मालूम है कि उससे क्या सार निकालना उसके लिए भी है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि पहले वो बेसिक नॉलेज ले आइए, जिससे न्यूज़पेपर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इकोनॉमी का पेज होगा, आप में से मैक्सिमम को समझ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ टर्म्स होंगी, प्रिंसिपल्स होंगे, वो नहीं आने वाले समझ। तो उसके लिए आप कर सकते हो कि या तो पहले अपनी नोट्स बुक से या बुक से जितने भी टॉपिक है वो कवर कीजिए, या तो यूट्यूब में वीडियोस देखिए शुरुआत के 3 मंथ 4 मंथ, जिससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि न्यूज़पेपर कैसे कवर करते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए न्यूज़पेपर कवर करना, और नोट्स बना सकते हो, नहीं तो उसको प्रिंट आउट करके या काट के अपनी कॉपी पे चिपका लीजिए सिलेबस वाइज। फॉर एग्जांपल कोई GS2 का है तो उसको GS2 के सिलेबस में चिपका लीजिए, या 4 अलग कॉपी बना सकते हो आप। ठीक है, वो कीजिए, उससे आपको एक आइडिया रहेगा कि न्यूज में क्या है, उस हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंग कवर कर सकते हो। और न्यूज़पेपर का चला है तो किसी को कोई सा भी डाउट न्यूज़पेपर को लेके, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। जैसे हम लोग टेस्ट करवाने हैं, स्टार्ट करना है, अभी तो इनका टाइम क्या होता है टेस्ट वगैरह उनको भी लगाने के लिए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद? सी अगर आप अगेन इस जर्नी में आप जो कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए कि वो आपको कहाँ पर बेनिफिट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं मॉक टेस्ट से क्या चाहता हूँ। समटाइम्स मेरा स्कोर वो नहीं रहेगा, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है उसमें मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा और आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा दो, तो आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आपको देखना है जो सब्जेक्ट पढ़ा उसमें आपकी क्या एक्यूरेसी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक किया और मैं फुल लेंथ देने चले गया, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि पढ़ा तो मैंने एक ही है। तो मैं देखना चाहूंगा कि जो मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें मेरी एक्यूरेसी कैसे बिना पढ़े, मुझे और कितनी मेहनत करनी है। तो मेन चीज ये है कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया हो सके तो सब्जेक्ट वाइज लगाइए। अगर नहीं है मॉक टेस्ट तो सबसे आसान है PYQ, इतने सारे PYQ इतने साल के अलग अलग, इवन PCS के भी हैं, तो वो आप लगाइए। और उसके बाद फुल मॉक टेस्ट दो, तो वो मालूम होना चाहिए आपको कि क्यों दे रहे हो और आपको क्या चाहिए उससे। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा उसमें मेरी एक्यूरेसी एटलीस्ट 80-70% होनी चाहिए, बाकी मैं
मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मैं कितने सवाल कर पा रहा हूँ, या कॉमन सेंस या कॉमन नॉलेज से कितना कर पा रहा हूँ, तो उससे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। sometimes you are 70 and sometimes you are ये आपके साथ भी तो होगा नॉर्मल सी यही जो आपने बैंडविड्थ दिया ये अच्छा था, 70 एंड 30 का, 190 नहीं लेके गए। हाँ, तो मेक श्योर कीजिए जिस दिन आप 70 हो उस दिन 70 हो, और लगातार 70 हो फॉर ए लॉन्जिविटी। फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने 3 घंटे 70 हो, तो मैं कोशिश करूंगा उससे 10 घंटे 70 करूं, क्योंकि बहुत सारे दिन आएंगे जब मैं नहीं हो पाएगा। तो जो आपके डेली टारगेट्स है मेक श्योर उनको कंप्लीट करो, या जब आपको पहले से कुछ प्री प्लान्ड वैकेशंस है तो उसका जो बैकलॉग है उसको पहले कवर करते हुए चलिए, ठीक है। और मेन चीज, एक और चीज जो है रिवीजन में, वो है इफेक्टिवनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 भी हो जिस दिन, उस दिन मेक श्योर करो जो 30% है आपका वो कवर ज्यादा करे। इसके लिए मैंने क्या किया था, जिस दिन मेरा 30 होता था मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था, क्योंकि उस दिन मेरे को सिर्फ 3 घंटे देने में रिवीजन हो जाता था 5 घंटे के लाइक का। तो आपको ये चीज करते हुए चलना है कि जिस दिन आप लो हो उस दिन आपका रिवाइज करो, ये ज्यादा मैटर करता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कंसिस्टेंटली लगातार चलते रहेगी 1 साल 2 साल, क्योंकि हमारी कोचिंग 2 साल एटलीस्ट लेती है, तो मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो ये है कि जब आप 3 घंटे पढ़ो तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। तो मेन फोकस वही कीजिएगा, जिस दिन 3 घंटे पढ़ो उस दिन उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट सबका होता है जिसके उसके प्रॉब्लम होता है मोस्टली देखिए एक टर्म है बेयर मिनिमम। एटलीस्ट अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो बेयर मिनिमम आना चाहिए कि एवरेज नंबर मिल जाए। फॉर एग्जांपल आपको बेयर मिनिमम ढूंढना पड़ेगा ज्योग्राफी में। प्रीलिम्स में थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि ज्योग्राफी छोड़ के आप दूसरे सब्जेक्ट से नंबर स्कोर कर सकते हो। अब मेंस के लिए बेयर मिनिमम क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन वॉज ऑन रेन, ठीक है, कुछ भी है, सिंपल सा टर्म है रेन, तो ये हमने इंग्लिश मीडियम में डिस्कस किया था, उसकी प्रोसेसेस क्या क्या है। जैसे रेन का प्रोसेसेस क्या क्या है हो सकता है आपके हिसाब से, फ्रॉम द स्टार्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन, उसके बाद बारिश हुई, ड्रेनेज हुआ, परकोलेशन हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन वाटर से रिलेटेड कुछ भी आता है रेन से रिलेटेड, तो फॉर एग्जांपल फ्लड आया, ठीक है, इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ फ्लड्स जो आजकल चल रहा है। तो अब देखिए आपको कुछ नहीं मालूम, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ नहीं मालूम, तो मैं एक प्रोसेस को देखूंगा। फॉर एग्जांपल आजकल इवेपोरेशन ज्यादा हो गया या कम हो गया, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं पड़ा। जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत इरेटिक है। क्यों है इरेटिक? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो इंड्यूस है, ठीक है। फ्लैश फ्लड आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको, ठीक, ये देख लेना। उसके बाद ड्रेनेज के लिए क्या प्रॉब्लम है, ड्रेनेज के लिए देखो अब क्या प्रॉब्लम है। एक तो जो हमारे सीवर्स है वो अच्छे से क्लीन नहीं है, दूसरा जो इरेटिक रेनफॉल है उसका वॉल्यूम ज्यादा है, थर्ड है परकोलेशन का, परकोलेशन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा क्योंकि हीट आइलैंड इफेक्ट है, या फिर जो कंक्रीट जंगल है आप पे वो वाला है। ऐसी कोई दूसरी प्रोसेस देखना ज्योग्राफी की, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है सेव द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ये वाला आप सोचोगे ज्योग्राफी से लिंक्ड है, तो ज्योग्राफी ने जो है इंडिया की हिस्ट्री को सेव किया है। तो अब सोचे ज्योग्राफी का पूछ रहा हो तो ज्योग्राफी के कंपोनेंट क्या क्या है आपके हिसाब से। ज्योग्राफी का सिलेबस किस किस को मालूम है, क्लास 11 और 12 का क्या क्या आता है ज्योग्राफी के अंदर पे, सब टॉपिक्स, एटमॉस्फेयर, ड्रेनेज, टोपोग्राफी, ठीक है, सब कुछ। अब ये देखिए आपको कुछ नहीं मालूम लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर मालूम है दिमाग में कि बेसिक से मैं ऐसे कर दूंगी कि ड्रेनेज ने कैसे हिस्ट्री सेव की। ड्रेनेज, गंगा बेसिन कितना ज्यादा पॉपुलेशन है, इससे कैसे मिनरल रिच एरिया, वहां पर इंडस्ट्री क्यों बढ़ी, कैसे हुआ, ठीक है, ज्यादातर अटैक्स किस रीजन से हुए, क्यों हुए, वहां की टोपोग्राफी, ठीक है, पैसेज क्या क्या था। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर लेते हुए चलिएगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है, आपके पास मालूम। फॉर एग्जाम्पल सेम चीज अगर नेशनलिज्म पे आ रही है तो देखिए क्वेश्चन है नेशनलिज्म बेसिक, आपको कुछ नहीं आ रहा तो नेशनलिज्म के कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है, ऐसी क्या क्या चीजें जिसको आप नेशनल आइडेंटिटी से जोड़ सकते हो। लिटरेचर, बहुत बार ऐसा हुआ कि आपको नेशनलिज्म जोड़ रहे हो तो आप खाली एक पर्सनैलिटी से जोड़ोगे, लेकिन डाइवर्स करते हुए चलिए, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन आ रहा है, आर्ट एंड कल्चर के कंपोनेंट क्या क्या, सिलेबस देखना, सबसे मेन चीज है सिलेबस देखना, 11th 12th का सिलेबस देखना, उसमें देखना कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर, कल्चर पे विजिबल आर्ट, ठीक है, सॉरी आर्ट पे विजिबल आर्ट, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है। अब देखना विजिबल आर्ट क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल आर्ट पे क्वेश्चन आया या कल्चर पे आया तो मैं लिटरेचर लिखूंगा, ठीक है, थीम देख लिया। अब लिटरेचर पे क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर एक पर्टिकुलर थिंग है, ठीक है, अब इसको कैसे तोड़ोगे आप लोग।
लिटरेचर में क्या क्या आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल सर ने आज हिंदी लिटरेचर पढ़ाया, एक सेंटेंस है, इसको कैसे डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ? फिर से अगेन प्रोसेस में जाते हैं, ठीक है। सर ने आज पढ़ाया, सर आए, बुक खोली, पढ़ाना शुरू किया, 2 बच्चों को डांटा, बताया इसमें ये है, पढ़ा के वापस चले गए, ठीक है, चढ़े गए, उसके ऊपर पे हमारा कुछ इम्पैक्ट पड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल अब इस प्रोसेस को देखते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले सर आए, ठीक है, तो सर हमारे ऑथर, लिटरेचर पे क्वेश्चन आएगा, ऑथर कौन है? सर ने बुक खोली, ठीक है, सर ने हिंदी में पढ़ा, लैंग्वेज क्या है? हिंदी, लिटरेचर है। पहला हमने ऑथर क्या है, सेकंड लैंग्वेज क्या है, थर्ड चीज क्या है? सर ने हमें बताया ये था, वो क्या इसकी थीम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी लिटरेचर में सबने हमें बताया, 3 चीज कवर हो गई। सर ने और चीजें बताई जो उसके लेसन्स हो सकते हैं, ठीक है, या बता सकता है कि वो कैसा था, ठीक है। सर ने 2 बच्चों को डांटा, 2 बच्चों को क्यों डांटा होगा? कुछ मिसप्रिंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, सोसाइटी पार्ट है, ठीक है। तो सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे? लिटरेचर को देखा आप, आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री पे लिटरेचर क्या बता रहा है? सब कुछ भक्ति मूवमेंट सोसाइटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। इवन जो राइटर्स थे उनका भी सोसाइटी के बारे में बता। 4 चीजें हो गई, आपको 6-7 पॉइंट चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि सर ने पढ़ाए और चले गए, ठीक है। उसके बाद आपका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो जो इम्पैक्ट है एक पर्टिकुलर लिटरेचर का, वो क्या रहा उस बुक के बाद, या कैसे इन फ्यूचर उसने इफेक्ट किया। तो ऐसे अगर आप तोड़ते हुए चलोगे तो आंसर राइटिंग इजी हो जाएगी। इवन आपको अगर किसी सब्जेक्ट का फोबिया भी है तो देखिए बेयर मिनिमम कैसे उससे यूटिलाइज किया जा सकता है। वेलकम। देखिए और किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग इंटरव्यू प्री मेंस? सर जी सबसे पहले आप दोनों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सर थैंक यू। क्वेश्चन है कि जैसे कि हमें द हिंदू पढ़ना है, मतलब कि हमें पता है द हिंदू पढ़ना है, तो क्या हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करके नोट्स ले सकते हैं या फिर इंग्लिश में ही पढ़ें? देखिए पर्टिकुलरली आपने एक न्यूज़पेपर का नाम लिया, एक और न्यूज़पेपर ऐड करते हैं इंडियन एक्सप्रेस। आप लोगों में से कितने लोग ने मतलब देखा है न्यूज़पेपर? एटलीस्ट अच्छे से कवर करते हो तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज आप लोग के लिए क्या है न्यूज़पेपर में? साइंस एंड टेक वाला, ठीक। और इंडियन एक्सप्रेस किस लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने? सॉरी। तो सबसे मेन पेज कौन सा आप लोग के लिए? टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस में नहीं है। हाँ ठीक। तो देखिए आप लोग जो मेजर चीज चल रहा है, फॉर एग्जांपल एडिटोरियल चल रहा है, आप लोग इनिशियल स्टेज में हो तो राइटर कुछ कहना चाहता है। फॉर एग्जांपल आईआर का लेते हैं तो आईआर में एक स्कूल है रियलिस्ट स्कूल, वो जैसी चीजें हैं वैसे देखता है। एक स्कूल है आइडियलिस्ट स्कूल, वो कैसा होना चाहिए उस हिसाब से देखता है। तो एक दिन एक ऑथर का एडिटोरियल आएगा जो बताएगा कि वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए, सेकंड दिन जो ऐसा आएगा वो कहेगा कि रियल पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए। तो आप डिफर कर जाओगे ओपिनियन में, ठीक है। तो एडिटोरियल जब आप एक स्टेज में पहुंच जाओगे मेच्योरिटी के तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द हिंदू में एक पेज आता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस पे एक पेज आता है एक्सप्लेन करके, तो वो वाले पेज का कंपाइलेशन करते हुए देखेगा। इवन आप हिंदी मीडियम के हैं तो उसको देखेगा क्योंकि उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होता है आपको, जो एक बेसिक आपको चाहिए होता है डेफिनेशन, क्या चीज है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो नोट्स बनाते हुए भी अगर कर रहे हैं तो उस वाले पेज के नोट्स पक्का बनाना। बाकी आपको न्यूज़पेपर पढ़िए, नोट्स आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो फ्री में रिसोर्सेज देते हैं, तो नोट्स की चिंता मत कीजिए। लेकिन ये 2 पेजेस पे मेक श्योर कीजिए कि आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, इंटरव्यू में हेल्प मिलेगा आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सर जी मैम। सर आप सर आपका ऑप्शनल क्या था और ऑप्शनल कैसे चूज करें, मतलब उसके बारे में बताइए। आप में से सब लोग यूपीएससी वाले होंगे मोस्टली, तो कितनों ने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया अब तक? ठीक है सर। तो मेन चीज जो फोकस रहता है ऑप्शन सेलेक्ट करने का वो है कि स्कोरिंग है नहीं है, मटेरियल है नहीं है, ठीक है, आप उसमें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो 3-4 ही फैक्टर रहते हैं क्योंकि ऑप्शनल बहुत ही हैं और सारे स्कोरिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैथ बहुत स्कोरिंग है, लेकिन फिर भी मेजर चंक ऑफ द पीपल चूज पीएसआईआर या सोशियोलॉजी क्योंकि वो उनको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि इजी टू गो है। तो 4 स्टेप आप फॉलो कीजिएगा जब जब ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे होंगे। नंबर 1, पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू देख के अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये कर सकते हो आप ये वाले सवाल, ठीक है, तो करके देखिए, लिख लीजिए उसे। फिर उसके बाद टॉपर्स की आंसर कॉपी देखिए जो आपको फ्री रिसोर्सेज वाले सेक्शन पे मिल जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूट के, तो उसको देखिए, उन्होंने जो क्वेश्चन लिख रखा होगा उसको राइट डाउन कीजिए, ठीक है, बिना देखे भी आंसर की कॉपी, टॉपर्स की कॉपी।
फिर आप देखिए आपने कितना परसेंट रेप्लिकेट किया अपना आंसर, जो टॉपर्स ने आंसर कॉपी वो कर रखा है। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि अभी बिना पढ़े आप एटलीस्ट इतना कर रहे हो, ठीक है, तो पढ़ने के बाद कितना करोगे। ये मैं उन ऑप्शनल के लिए कह रहा हूँ जहां पर थोड़ा बहुत लिंक्ड है जीएस से। फॉर एग्जांपल सोसाइटी का सोशियोलॉजी से लिंक है, ठीक है, जीएस2 का आपका पीएसआईआर से लिंक है, तो वो कीजिए। थर्ड चीज देखिए कि आप मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। जब उसके बाद हो जाएगा फिर सिलेबस भी आप सबसे पहले तो सिलेबस ही देखिए। जब ये 3-4 चीजें आपको ऐसे लगने लग जाएंगी कि हाँ बिना पढ़े जब इतना हो रहा है तो पढ़ के इतना हो सकता है, या जैसा टॉपर्स ने आंसर लिख रखा है वैसा हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसके बाद ऑप्शनल चूज कीजिए। फिर उतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे ऑप्शनल स्कोरिंग है, सब में स्कोर आ रहा है, ठीक है। हाँ अगर कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जो बहुत ही मतलब उतने लोग नहीं लेते, अगर आप वैसा ले रहे हैं तो आपको मटेरियल के पीछे बहुत जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिसोर्सेज इकट्ठा करने पड़ेंगे, फिर आपका कंपैरेटिव जो हो पाएगा वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आंसर कॉपी नहीं मिलेंगी। अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं जो बहुत ही कॉमन है, तो उनमें आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो चूज करते हुए। ठीक है सर, थैंक यू सर। आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी चाहिए हमें? आंसर राइटिंग जब से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए टॉपिक की। फॉर एग्जाम्पल अगर बस। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया है तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल इंट्रो है तो इंट्रो में क्या यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो इंट्रो में या तो डेटा यूज कर सकते हो, इंट्रो यूज कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हो, या करंट रेलेवेंस कुछ है तो यूज कर सकते हो। बॉडी में जो पूछा हुआ है उसे पार्ट, सब पार्ट, बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है तो उसका वे फॉरवर्ड भी लिखना है। और लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन मेक श्योर कीजिए कि थोड़ा बहुत कैची हो, या तो कोई कोट हो, ठीक है, उससे कर सकते हो, या क्या रिलेवेंस हो सकता है इन फ्यूचर जनरेशन, या क्या इफेक्ट रहा उनका उस मूवमेंट पे, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो आंसर राइटिंग जब एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो जाए। और आंसर राइटिंग करनी है, बिना आंसर राइटिंग के तो नहीं होगा। आप प्रीलिम्स से बात करोगे तो उतना फायदा नहीं होगा। तो अभी से जैसे एक टॉपिक खत्म हो रहा है, पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू नहीं देखना, खुद से करना है, तो अगेन मैं कह रहा हूँ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे टॉपर्स की कॉपी इन रिसोर्स सेक्शन, वहां से निकालिए, उन्होंने जो आंसर लिखा उसको खुद से लिखिए, फिर उसके बाद मैच कीजिए कि कितना आप रेप्लिकेट कर पा रहे हो, तो हेल्प करेगा मैम। ओके सर। सर मैम एनसीईआरटी का क्या रोल होगा? एनसीईआरटी का रोल आप देखिए, एनसीईआरटी में बेसिक पढ़ना ही चीजें जो पढ़ना। आपको कवर करना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको जो आपको कवर करना है। कोचिंग में ऐसी चीजें जो आपको कवर कराई जा रही हैं दोनों सेम है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद कोचिंग का पढ़िए। अब आपको समझ किससे ज्यादा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोचिंग से ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो मैं कोचिंग का मटेरियल पहले पढ़ता था, उसके बाद एनसीईआरटी उठा के पढ़ता था। फॉर एग्जाम्पल आज कोचिंग में पॉलिटी खत्म हो गई 3 महीने के बाद, तो मैं एनसीईआरटी उठाऊंगा और टारगेट रखूंगा कि 1 महीने में एनसीईआरटी खत्म कर दूं। बहुत ही लिबरल हूं तो 10 दिन में 6 to 8, 10 दिन में 9th और 11th, 9th और 10th, और 10 दिन में 11th और 12th। तो मुझे कुछ बहुत नया नहीं मिलेगा, क्योंकि कोचिंग में सब कुछ करा रखा होगा। जो अलग से वैल्यू एडिशन जो छूट गया होगा, या जो और वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, उसको मैं अलग से लिखूंगा नोट्स में और मेरे शॉर्ट नोट्स में। तो मैं एनसीईआरटी बाद में पढ़ता था, और पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं उससे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि छूट जाएगा, और छूटेगा नहीं एक बार अगर आपके सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो ऐसे। सर पीवाईक्यू कैसे एनालाइज कर सकते हैं, मतलब उसको लगा के फिर उनका मतलब उनका विश्लेषण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? पीवाईक्यू के बारे में बताइए। सी फॉर प्रीलिम्स आपको मेक श्योर करना है कि जो पीवाईक्यू आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो खाली जो क्वेश्चन है उसको ना पढ़ो, उसकी जो थीम है उसको पढ़ो, उसके जो ऑप्शन है उसको पढ़ो, क्योंकि बहुत बार ऑप्शन रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। तो एक चीज प्री के लिए तो ये करो पीवाईक्यू, उसके थीम को करते हुए सब कुछ। और जब फुल लेंथ पीवाईक्यू लगा रहे हो तो मेक श्योर करो एफिशिएंसी अपनी देखो कि कितने क्वेश्चन करने पे कितना आ रहे हैं। मेंस के लिए अगेन पीवाईक्यू पे देखो उसकी थीम कौन सी है, और मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत मतलब अच्छा गाइडेड सिलेबस है। आपको एक टॉपिक पकड़ना है, देखना उससे कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टॉपिक को पकड़ो और देखो, बेयर मिनिमम निकालना सीखो पहले। तो एक जो प्रोसेस होती है उसको देखना सीखो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको कैसे करते हैं, पीवाईक्यू में ये चीजें पता चलेंगी, ठीक है। उसको एनालाइज कैसे करना है, टॉपिक देख लिया कौन सा है। सेकंड, परफॉर्मेंस कैसे चेक करनी है, अगर टीचर को दिखा रहे हो टीचर को दिखाओ, पेयर ग्रुप अगर आपका अच्छा है तो उन्हें दिखाइए, नहीं तो फिर टॉपर्स की कॉपी के साथ देखिए कैसे मैच कर रखा है, उन्होंने क्या कर रखा है ऐसे, तो वो हेल्प करेगा। ओके सर, थैंक यू। सर वेलकम। जैसे हम मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, विजन के जैसे विजन की लैंग्वेज थोड़ा अच्छी लगती है, लेकिन जो दृष्टि की लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ लगती है पढ़ने में, मतलब ऐसा होता है। देखिए इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा मीडियम अलग था, उसमें एक ही जैसे लैंग्वेज होती है, तो समटाइम्स ऐसी चीजें होंगी जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो अच्छा। उसमें आप टाइम लीजिए। फॉर एग्जाम्पल
हमेशा कोशिश कीजिए अपने साथ एक पेंसिल रखें प्रीलिम सॉल्व करते हुए, और देखिए कि कोर आइडिया कौन सा है क्वेश्चन का। जब वो आपको समझ में आ जाएगा उसे गोला कर लीजिए या साइड में लिख लीजिए कि ये कोर आइडिया है, या कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग, तो जो नॉट है मैं उसको गोला लगा लेता था, फिर ऑप्शन को एनालाइज करके एलिमिनेट भी करता था। एलिमिनेशन टेक्निक एक देखिए कि ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है, या 50-50 आ रहा है तो इसके हिसाब से। तो लैंग्वेज समटाइम डिफर करता है। जो मेन चीज है आपके लिए कि आप यूपीएससी के पेपर देखें, क्योंकि समटाइम्स कोचिंग वाले बहुत ही डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज बनाते हैं ताकि ऐसा लगे कि हाँ परसेप्शन क्रिएट हो कि अगर इसमें नंबर आ गए तो यूपीएससी में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप वही चीज यूपीएससी में देखोगे तो आप देखोगे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 क्वेश्चन, उसमें आप आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो 30 to 55 के बीच की जर्नी है वो मुश्किल हो जाती है। तो ये टेस्ट सीरीज के बेसिस पे कोई से भी परसेप्शन मत बनाइए। अगर नंबर नहीं भी आ रहे तो भी चलेगा, लेकिन मेन चीज कीजिए कि यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए चलिए मैम। ओके सर, थैंक यू सर। सर वेलकम मैम। सर सर हाँ भाई। मेरा एक क्वेश्चन था। यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट कब अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब कि हमें प्रिपरेशन के तौर पर? बेस्ट तो तब है जब आपका पूरा सब कुछ क्लियर हो चुका हो, क्योंकि जो कहते हैं कि एक साइकिल है उसको उसमें नहीं रहना आपको, जो कॉबवेब साइकिल जैसा टर्म है, ठीक है। जब आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए, आपने आंसर राइटिंग पर्याप्त कर रखी हो, फॉर एग्जांपल आपने जीएस की आंसर राइटिंग कर रखी हो, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। और ये मान के हुए चल रहा हूँ मैं कि आपने प्री का तैयार कर चुका, आप प्री निकाल लोगे, क्योंकि प्री के नंबर भी नहीं जुड़ते हैं। मेन चीज कॉम्पिटिशन है मेंस में। तो जब आपको इतनी ज्यादा वो हो जाएगी संतुष्टि कि आप मेंस का पेपर एटलीस्ट टाइम टू टाइम कवर कर सकते हो, वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो, या जब प्री के टाइम पे आपको मौका मिलेगा प्री से मेंस के बीच में, उसमें चलो आप वैल्यू एडिशन कर लोगे। ऑप्शनल आप आराम से कर सकते हो 3 घंटे में, आपने लिख रखे हैं पूरे वो, ठीक है। उसके बाद मैं कहूंगा कि आप अपना पहला अटेम्प्ट दीजिए। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अटेम्प्ट का उतना वो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस साल अपना पहला अटेम्प्ट नहीं दे रहा, अगले साल दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले अटेम्प्ट में निकालना है। और कुछ का ऐसा हो सकता है कि कोई बात नहीं, मैं इस साल दूंगा एक्सपीरियंस के लिए, सेकंड अटेम्प्ट में निकालूंगा, तो आप भी अगले साल निकाल लो, वो भी अगले साल निकालेगा, कुछ ज्यादा मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको अटेम्प्ट का है कि हाँ मुझे पहले अटेम्प्ट में दूसरे अटेम्प्ट में निकालना है, तो आप वो कर सकते हो जब आपको फुली आप प्रिपेयर्ड हो। नहीं सर, मुझे तो 2030 में देना है पहला अटेम्प्ट। अभी तो मेरी एज ही 16 है। तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आपको बताना है आपकी हैबिट क्या है, आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो, आपकी एनसीसी है, एनएसएस है, या आपकी अचीवमेंट्स और मेडल कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए एक बार। सर मैं बता तो दूंगा, बट ये है कि मैं इसे इंटरव्यू में नहीं बताऊंगा ऐसे हैबिट्स को, और हाँ इसलिए तो अभी मेरे सामने बताइए जल्दी। मेरी हैबिट है क्रिकेट खेलना, और मतलब कि यहाँ यही है बस। अचीवमेंट्स क्या है आपकी अभी तक का, अभी या तक मेडल? अभी तक तो मुझे सिर्फ एक ही बार मेडल मिला है, वो भी 10 मिनट मैंने थर्ड किया था ना अपने स्कूल में, वो सिर्फ, और कुछ नहीं है। ठीक है चलिए, स्पोर्ट्स कौन सा खेलते हो आप? स्पोर्ट्स में सर क्रिकेट है। ठीक है, और फिर उसके बाद बचा आपका एनसीसी या एनएसएस था? मतलब कि मीन्स? आप एनसीसी का पार्ट थे या एनएसएस का? दो संस्थाएं होती हैं ये। सर मैं, अब मुझे इनकी जानकारी नहीं है, अभी शुरू ही हुए, 3 महीना ही हुए हैं मुझे ठीक है अभी। चलिए, जो मेन चीज था आपके कि आप 2030 में दे रहे हो, तो मेरा हाँ। कहने का ये मतलब था कि आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। उस टाइम पे हम्म। हो सकता है मेजर चेंज आ जाए यूपीएससी पैटर्न पे, तो उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वैसे भी। तो मेन चीज है जो आपके हाथ में, पढ़ाई करते रहिए। ऊपर से जो मैंने 4 सवाल पूछे आपको, उन पे ठीक है। अपना थोड़ी कमांड बनाइए, क्योंकि यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये बहुत मेन है। और मैं सब बच्चों से पूछता हूँ जब जब यहाँ आता हूँ ये 4 चीजें, क्योंकि ये आपका पूरा इंटरव्यू डिसाइड कर सकती हैं। 70% ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्रिकेट से भी बहुत क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आप उसको कैसे फिलोसफिकली देखते हैं अपने लाइफ में, वो सब कुछ करते हैं। तो 2030 तक का आप मेक श्योर कीजिए आपके पास अच्छी खासी अचीवमेंट्स हो, आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट में काम कर रखा हो, मेडल जीत रखे हो आपने। जो कॉलेज फेस्ट होगा, अभी आप कॉलेज में ही होंगे या जाने वाले होंगे, तो जी उस सर, टाइम पे अभी देखिए जाने कि ही वाला हूँ। हाँ, तो उस टाइम पे देखिए आप इन सब चीजों में काम कीजिए। जो आपकी हैबिट है मेक श्योर कीजिए वो स्पेसिफिक हो। फॉर एग्जांपल क्रिकेट है तो क्रिकेट में भी स्पेसिफिक रखिए, टेस्ट क्रिकेट देखना या ये करना, ताकि मैं आपसे सवाल पूछने में मजबूर हो जाऊं। सेकंड चीज, एनएसएस या एनसीसी मिलेगा तो उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो अभी तो जब आपको 2030 तक का है, तो एक चीज तो पक्का पढ़ाई करनी ही करनी है, दूसरी चीज इसको साथ करते हुए चलिए ताकि बैलेंस बना रहे और इंटरव्यू में दिक्कत ना आए। ओके सर, थैंक यू। वेलकम भाई। ओके सर, अचीवमेंट मतलब मेंशन करना मेन होता है ये यूपीएससी इंटरव्यू में? अब देखिए आप, हमारी तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो तब हमने मेरे पास एनसीसी थी, बी सर्टिफिकेट, देन ग्राम पंचायत की कुछ कंपटीशन वगैरह थे, तो इतना ही हुआ है।
चलिए इंटरव्यू की प्रोसेस को देखूँ तो फॉर एग्जांपल आप सब लोग मेरे साथ इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो मेरे को आपके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होगा, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होगा वो मालूम होगा, और इतनी गारंटी होती है कि जो जो आपने लिख रखा है उसके बेसिस पे आप बाहर नहीं होंगे। ठीक है, जो नहीं लिखा है उस पर सवाल पूछा जा सकता है, अचीवमेंट्स और मेडल नहीं लिख रखा। फॉर एग्जाम्पल तो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि आप अभी तक का यहाँ हैं और आपके पास कोई अचीवमेंट्स या मेडल नहीं है, तो आप कर क्या रहे थे अभी तक का, या मैं आपको सीधे यही बोल दूं कि यूपीएससी आजकल बहुत ही पढ़ाकू बच्चों को ले रहा है, जो कि बेकार है, क्योंकि लोग के पास खाली पढ़ाई का है, अचीवमेंट्स नहीं है, फिर आप कैसे उसको रिप्लाई करते हो, वो ज्यादा मैटर करता है। और क्यों ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी अचीवमेंट बहुत अच्छी है, दैट आई हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट विच वाज लिंक टू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या कुछ भी, तो मेरे को खुद से ऐसा हो जाएगा कि मैं पूछूं एक बार क्या है, तो आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, अगर मैंने क्रिकेट में लिख लिया मेरी अचीवमेंट्स ये है, आई वाज अ नेशनल लेवल प्लेयर, तो हो सकता है कि वो मुझसे 5 मिनट क्रिकेट को पूछे। ठीक है, इसीलिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लिख रहे हो उसके बेसिस पे बाहर नहीं होगे, या जो नहीं लिखा उसके बेसिस पे बाहर नहीं होगे, लेकिन आप उसे कैसे आंसर दे पाते हो वो ज्यादा मैटर करता है। सो सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर उसमें राइटिंग का भी मतलब कोई इश्यू होता है, जैसे कि छोटी पहले दो क्वेश्चन हमने छोटी राइटिंग में किए, फिर दो बड़ी राइटिंग में, फिर दो छोटी में, फिर दो बड़ी में, ऐसा होता है क्या मतलब कुछ? नहीं, पहली बात तो ये एनालाइज कीजिए ऐसी एनिमल आ क्यों रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मेरे उसमें एक इंप्रेशन बनेगा कि जैसे छोटी हैंड राइटिंग में कर रखा है उसमें कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो मुझे लगेगा कंटेंट आता है, जिसमें बड़ी हैंड राइटिंग में और का होगा उसमें साफ पता चलेगा कंटेंट कम है। ठीक है, एज ए एग्जामिनर मुझे अजीब लगेगा, तो मेक श्योर कीजिए कि एक फॉन्ट के साइज पे लिखिए आप। ठीक है, कंटेंट आता है नहीं आता उसको थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कर सर सकते हो, यही तो जैसे मैंने बताया। प्रॉब्लम है, एक साइड में नहीं आती है मुझ पर राइटिंग, कभी छोटी कभी बड़ी हो जाती है। अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, या मेक श्योर कीजिए जिसमें बड़ा लिख रहे हो उसमें पूरा पेजेस भरो, जिसमें छोटा लिख रहे हो उसमें पूरा पेजेस भरो। समटाइम्स इरिटेंस नहीं होना चाहिए वो, कि अगर 250 वर्ड्स है तो आपने जो छोटा लिख रखा है उसमें 350 वर्ड जा रहा है लिमिट। ठीक है, तो 250 वर्ड्स है तो 250 वर्ड्स रखे। ठीक है, वो प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाएगा, आप उतना ज्यादा मेजर इशू नहीं है अगर वैसे भी हैंड सर राइटिंग लेजिबल है। 150 शब्द का क्वेश्चन होता है, तो अगर 170 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम, या फिर 140 हो जाए तो मतलब कि? ना ना, ऐसा जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि कोई आपका गेन नहीं रहा, मैन्युअली कोई ऐसा कर नहीं सकता। अगर बाई चांस इन फ्यूचर कोई टेक्नोलॉजिकली गिनने लग जाए तो दिक्कत हो सकती है, वरना मैन्युअली अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप 170 कर सकते हो, जो स्पेस है मेक श्योर कीजिए उसमें लिखिए, जो आपके मार्जिन उसके बाहर नहीं लिखना। थैंक यू सर। जी मैम। ठीक, जब आप कोचिंग कर रहे हो तो सबसे पहले मोटिव होना चाहिए कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो बेसिक टू बेसिक सब कुछ कवर होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही तो सर से लगातार पूछो, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है। जो पहले के 3 मंथ है या 4 मंथ है जहाँ आपके मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जब ये कवर हो रहा है आपको थोड़ा सा भी चीज नहीं आ रहा तो आपको पूछना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ लिंक्ड है, ज्योग्राफी में बहुत कुछ लिंक्ड है एक प्रिंसिपल या चीज के साथ। ठीक है, तो आपको करना है तो सब कुछ समझ में आए, उसके बाद मेक श्योर कीजिए कि इसको रिवाइज कैसे मैक्सिमम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सा भी टॉपिक है, पॉलिटी का टॉपिक है, तो मैं एक आर्टिकल लिखूंगा, जो मेन चीज़ है उसको लिख लूंगा, तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। ठीक है, तो वो कीजिए आप, ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो आपके नोट्स का। शॉर्ट नोट्स, मैक्सिमम रिवीजन, जो नहीं आ रहा वो आपको पूछना है। ठीक, उसके बाद आप जो बुक्स होती हैं रेफरेंस बुक उनको पढ़ सकते हो, ताकि अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज आता है। तो शुरुआत में कुछ ज़्यादा नहीं करना, खाली इतनी चीज़ें करते हुए जानी है, और जब इनको आप लगातार करते रहोगे तो इफेक्ट आएगा। इसको ऐसे लिखा है आप लोगों में से बहुत को। अगेन फिर से एक चीज है, सेम प्रैक्टिस हमने इंग्लिश मीडियम वाले बैच के साथ की थी, सेम आप लोग के साथ करते हैं। ठीक है, एक चीज है, इसे ड्रॉप किया। ठीक है, इस पे ऐसे लिखना है, संदीप सर ने पेपर वेट को ड्रॉप किया, इस पे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 6 पन्ने भरने हैं। थोड़ा जो से ना, ठीक है चले, ग्रेविटी और, ठीक है, और, ठीक है, और, ठीक, और, अगेन बिल्कुल ब्लैंक, मैं हूं, मेरे को आपके से एनालिसिस पे देख रहा हूँ, अभी तक का आपने मुझे टेक्निकल एनालिसिस पे देखा, फिजिकल उसमें, और क्या क्या लिंक किया जा सकता है मेरे से, मेरे बिहेवियर को लेके क्या?
क्यों, और ठीक है, एक डायमेंशन बिहेवियरल डायमेंशन, साइकोलॉजी क्या थी मेरी, ठीक है। दूसरा जो आपने फिजिक्स के साथ जुड़ा, और कौन कौन से डायमेंशन, शुरुआत से प्रोसेस उठाते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ होगा तो शुरुआत से जाना है। मैंने उठाया, क्यों उठाया होगा, ठीक है, पहला चीज क्या उठाया, ठीक है, क्या किया, जब मैंने ये वाला एक्शन किया, ठीक है, क्यों किया, इसका क्या फर्क पड़ सकता है, ठीक है, इसका आफ्टर मैथ क्या हुआ, आप लोगों पे क्या हुआ, ठीक है। जब ऐसे माइक्रो डायमेंशन, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली एक प्रैक्टिस से आप 3 बनने पढ़ सकते हो। तो ऐसे में बहुत कुछ आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर ऐसे का टॉपिक है तो आपको उसको एनालाइज करना है, ठीक है। अगर ये है, मैं आपको कह रहा हूँ जो इसमें लिखा है वो हमेशा सच लिखा है, तो यहाँ पर कोरवर्ड क्या है, जो इसमें लिखा है, पहले तो आपको यही बताना है लिखा क्या है। हमेशा सच लिखा है, हमेशा बहुत बड़ा वो है, ठीक है, देखिए सच लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। और जो ये लिखा है आप में से कितने लोग इसे सच मानते हो, कितना नहीं, इसकी अदर साइड क्या है वो भी आपको बतानी है। हो सकता है कि इस साइड वाला सच हो तो इस साइड वाला बिल्कुल झूठ भी हो सकता है, या अपोजिट भी हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है, तो आपको दूसरे डायमेंशन खोलने हैं, इसे कहते हैं सिंथेसिस, एंटी सिंथेसिस, ठीक है। तो आपको देखना है कि एक जो डायमेंशन दे रखा है उसको आप करो, उसको तोड़ो। अब कोई सा भी ऐसे देखते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एनेक्डोट देना है। एनेक्डोट इंट्रो में जो आप देते हो, कैसे ऐसे स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि ड्यूअल बर्डन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कि जो महिलाएं हैं वो 2 भारों से गुजर रही हैं, ठीक है, एक तो काम का एक तो घर का, ठीक है। तो इसको आप कैसे स्टार्ट करोगे, तो एक तो होता है इंट्रो में दे दीजिए, जैसे कि ऑक्सफैम की है इनइक्वालिटी रिपोर्ट, उसमें बता रहा है कि अनपेड वर्क वुमेन इतना ज्यादा करती है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, कोई एक एनेक्डोट दे दो। एनेक्डोट मतलब होता है कोई एग्जांपल टाइप का, स्टोरी टाइप का दे दो शॉर्ट, जिसमें आप बता रहे हो कि क्या करता हूँ। फॉर एग्जांपल जो मैम थी ऑल इंडिया रैंक सेकंड, उन्होंने बोला था कि उन्होंने स्टार्ट किया था इस ऐसे को कि मैं सुबह उठी तो पापा की आवाज आई मेरी चाय का है, ठीक है। मैं जब बाहर आई तो मेरी आवाज आई कि मम्मी मेरा खाना कहाँ है, ठीक है। जब मेरा भाई उठा तो मेरे भाई ने पूछा कि मम्मी मेरी कॉपी किताब कहाँ है, और फिर हम सब लोग चले गए। लेकिन इस बीच हमने नहीं जाना कि मम्मी को क्या जरूरत थी, ठीक है, क्या मम्मी का काम पूरा हुआ था या मम्मी हमारी देखभाल करते रह गई थी। तो एक एनेक्डोट टाइप का है जिसका रेफरेंस क्या आ रहा है कि वुमेन इज फेसिंग ड्यूअल बर्डन, ठीक है। तो एक ही एनेक्डोट कर सकते हो आप। देन उसके बाद आप चीजों को तोड़िए। जब तोड़ोगे तो कैसे कैसे तोड़ोगे, क्या, क्यों, कब, कैसे, ठीक है। देन उसके बाद उसके इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या हो सकता है, इंडिविजुअल पे क्या हो सकता है, नेशनल लेवल पे क्या हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। देन स्पेसिफिकली कैसे जोड़ सकते हो जीएस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या उसका, पॉलिटिकली क्यों ऐसा हो रहा है, ज्योग्राफिकली क्या ऐसा होता है, सब जगह पे नहीं हो पाता। तो ऐसे डिफरेंट डायमेंशन करोगे तो ऐसे में पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, डायमेंशन है, उसे खोलना सीखिए अभी। और किसी को कोई डाउट? सर मेरा एक डाउट है। जी भाई पूछिए। सर जैसे कि सर ने अभी हमारे के लिए नोट्स लिखाए हैं, वो मतलब मुझे लगता है पर्याप्त हैं। अब जैसे कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो बहुत से एस्पिरेंट को ये लगता है कि अभी 4 4 बुक 5 5 बुक एक ही सब्जेक्ट की पढ़ लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं एक एक ही बुक पढ़ूंगा सभी विषय के लिए, और सर के नोट्स काफी हैं क्या ये सर? कैसे कम करना। तो आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ये मत देखिए 4 लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। आपने अपने से किया कि मैं इतना पढ़ूंगा, इससे करूंगा, उसको कीजिए। और कैसे टेस्ट कर सकते हो, मॉक टेस्ट में टेस्ट कीजिए, पीवाईक्यू देखिए पीवाईक्यू में कैसे रिजल्ट आ रहे हैं उसके, और पीवाईक्यू में सब कुछ हो रहा है तो मतलब आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। मजाक करने से। हाँ सर सर। राकेश सर से पूछना था। हाँ जरूर। हाँ जी। सर 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 उत्तराखंड जीएस के लिए आनंद सर के नोट्स काफी हैं या उसके अलावा और भी पढ़ सकते हैं हम? नहीं, आनंद सर देखिए बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, क्योंकि कई बार मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, काफी अच्छे नोट्स हैं उनके। आप उत्तराखंड तो मतलब मैं कहता हूँ काफी इजी है जीएस के उनका मुकाबले। आप नोट्स से सर के पढ़िए, उसके बाद आप परीक्षा वाणी आपने सुनी होगी, परीक्षा वाणी आप हाँ जी। अच्छे से पढ़िए आराम से। और अगर एग्जाम है, जैसे आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जो वो है क्या, वन टाइम एग्जाम, मतलब एक दिन में हो जाता है इससे, तो बीएस नेगी आती है, आप बीएस नेगी को पढ़ हाँ सकते जी। हैं। बाकी नोट्स और वन परीक्षा, लाइनर। हाँ वन लाइनर, पेपर से पहले, पेपर से 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले तब पढ़िए उसको। बाकी सर की नोट्स और परीक्षा वाणी आपको पढ़नी है 2 चीजें। उत्तराखंड आराम से आपको कवर हो जाएगी। उत्तराखंड ऐसा कुछ ज्यादा सर है नहीं। यूके पीसीएस के लिए हम उत्तराखंड को मतलब 3 मंथ्स पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, कवर कर लेंगे 3 मंथ में। पीसीएस के लिए, यूके पीसीएस के लिए सर। यूके पीसीएस के लिए उत्तराखंड, हाँ हाँ जी। उसमें तो काफी मतलब 3 4 महीने लगेंगे आपको, आराम से आप कवर कर सकते हो उसमें। परीक्षा वाणी से हो गया और नोट्स हो गए सर के उससे।
ओके तो आराम से। सर उत्तराखंड करंट अफेयर भी हम मतलब साथ साथ ही पढ़ सकते हैं कि हाँ, न्यूज़पेपर उत्तराखंड वगैरह? का अब तो जैसे पेपर बन रहे हैं, हमें दिख रहे होंगे आजकल यूपीएससी के पेपर, यूके पीसीएस के पेपर अब अलग पैटर्न में आ रहे हैं। करंट अफेयर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर, उत्तराखंड का बजट, उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण, ये चीजें आपको नोट से बनानी पड़ेंगे, चाहे यूट्यूब से बनाइए, चाहे कहीं से बनाइए, लेकिन आपको बनाने पड़ेंगे। उनको आराम से हर एक डाटा, हर एक आराम से करिए। और अब ऐसा है कि क्वेश्चन बना रहे हैं यूके पीसीएस वाले, कथन भी बना रहे हैं, जैसे यूपीएससी में आते हैं वैसे बनाने पैटर्न पर आ रहा है, वो कथन बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। तो आराम से डीप नॉलेज भेजिए उसकी, आराम से नोट्स बनाइए अपने और करते रहिए इसको। मतलब उत्तराखंड मतलब आसान है, धीरे धीरे हो जाएगी। और कुछ थैंक यू सर। सर सी सेट के लिए बताइए। मैथ्स सर टफ सीसेट लगता है मैथ। में टफ लगता है? मैं तो हाँ मुझे जी। काफी इजी लगता है, मतलब मेरे लिए तो काफी इजी लगता है मुझे भी। और मैथ और रीजनिंग जो है आप एक बार कीजिए, जैसे सीसेट पवन सर पढ़ाते हैं, या आप कोई भी चैनल उठा लीजिए, एक बार हर एक चैप्टर को उसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, चाहे आपको समझ में आए ना आए, लेकिन एक बार आप करिए उसको। उसके बाद एक बुक ले लीजिए मैथ के लिए। मैं प्रेफर करता हूँ RS अग्रवाल, और आप अपने तरीके से देख सकते हैं मार्केट में कोई बुक, उसको एक बार बना लीजिए, सीसेट आराम से हो जाएगा। और काफी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा टफ नहीं आता। और रीजनिंग ओके सर। बुक सीसेट में मतलब प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं, धीरे धीरे। और ओके सर, थैंक यू। खुद को मोटिवेट रखने के लिए तो मैं बोलता हूँ कि अपने मम्मी पापा को याद कीजिए कि वो उनने हमें यहाँ भेजा है दूर पढ़ने के लिए। तो उनका चेहरा अगर आपके वॉलपेपर पर हो गया ना, उनका चेहरा आपके दिमाग में रहेगा, तो आप खुद से मोटिवेट रहेंगे ही। बाहरी मोटिवेशन तो 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, उसके बाद फिर जाना ही है टेम्परेरी। हाँ। सर जैसे मैंने अभी से स्टार्टिंग की है मतलब तैयारी करने की, तो मुझे करंट अफेयर्स मुझे पहले के भी पढ़ने पड़ेंगे, या फिर जब से स्टार्ट कर दिया है हमने स्टडी के लिए तो तब से स्टार्ट कर दे करंट अफेयर्स? करंट अफेयर तो देखिए, आपके कौन सा आप एग्जाम दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। जैसे आप एग्जाम अभी दे रहे हैं, आपके अभी आपका एग्जाम है जैसे कोई भी, तो उसके लिए आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी आपका एग्जाम 1 साल बाद है, तो आप अभी से करंट अफेयर पढ़िए, धीरे 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 वो खुद कवर हो जाएगा। एग्जाम पर डिपेंड करेगा अपना कि कब से आपको करंट अफेयर पढ़नी है। वो ऐसा नहीं है कि अभी से पढ़नी है, बाद में पढ़ना है। हाँ। 2026 के लिए जैसे हम 2025 का हम पूरा पढ़ना पड़ेगा? तो आप कौन से एग्जाम के लिए पूछ रहे हैं? 2025? 2026 में आएगा ना जो? अच्छा, हाँ, पीसीएस वगैरह। हाँ, हाँ। 2025 से पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। 2026 में अगर मिड में पेपर होगा तो आपको दिसंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा, दिसंबर नवंबर से, फिर वो वहीं तक आएगा। बाकी अगर अभी से आप करंट अफेयर टच में रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में। अभी से अगर आपने अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा करंट अफेयर में। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ओके बाद में सर। पढ़नी पड़ेंगी पेपर के टाइम। हाँ। ओके सर। कुछ नहीं। तो अपने बारे में बताइए कुछ। पूछिए, आप बता दूंगा मैं अपने बारे में। सर ऐसा कुछ हमने तो सर अपने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ जो आपने खुद अलग से किया हो स्टडी के लिए बेनिफिशियल हो, जो आप हमें बताना चाहते हो, कुछ ऐसा? तो करने वाले हैं। जितना हमें समझ आया पूछना चाहिए उतना हमने पूछ लिया, पर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम भी छोड़ देते हैं। तो बताएं। देखिए, मैंने तो आपको बताया था, मतलब मेन तो वही है, कंटिन्यूटी जो है वो सबसे डिपेंड करती है। जो कि जब तैयारी करते हैं तो एक टारगेट रखिए कि मैंने ये पढ़ी, ये चीज फोकस करनी है, ये चीज करना है, तो उसके वो मत हुई। जैसे हम क्या करते हैं अक्सर, मंडे से हम जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, आप लोग सभी लोग मंडे से सैटरडे तक बनाएंगे टाइम टेबल। संडे का आप रेस्ट रखते हैं, बहुत हो रखते होंगे, लेकिन संडे को आप रेस्ट रखिए, मैं नहीं कह रहा मत रखिए, करिए, लेकिन संडे को भी 3 से 4 घंटा आप ऐसा निकालिए कि आपको रिवीजन करना है जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है। ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे धीरे धीरे अपने खुद के उस पर। बहुत टेस्ट। राकेश भाई यार, मतलब रिवीजन के लिए मेन प्रॉब्लम होता है, जैसे हम पढ़ तो लेते हैं पूरा और अच्छे से भी, एक बार मतलब मन को लगता है कि बस पढ़ लिया और याद भी हो गया, लेकिन फिर उसको वापसी रिवीजन करने में थोड़ा स्ट्रेटेजी थोड़ा गड़बड़ हो जाती है वो। रिवीजन में, अच्छा, देखिए रिवीजन का क्या है, जैसे आपने आज एक
हिस्ट्री उठाए अपने, और हिस्ट्री का आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया एक बार, आपके नोट्स हैं, आपके बुक्स भी है। उसके बाद क्या कीजिए, जो मेरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ, जो मैं पढ़ता था, मैं क्या करता था, मेरे 5 कॉपियाँ थी मेरे पे, उसकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और क्या हो गया अपनी जियोग्राफी, 5 थी मेरे पे। तो मैं क्या करता था, 5 में से मैंने 3 या 2 उठा ली, वही 1.5 महीने का अपना टारगेट रखा, कॉपी खोली, और मैं ऐसे याद नहीं करता था, खाली रीडिंग करता था, पढ़ लिया, नोट्स पूरे मैंने एक बार लिखते वक्त याद हो गया, एक बार पढ़ लिया। 1.5 महीने के मेरे टारगेट रहते, 1.5 महीने में ये 2 नोट्स, 1.5 महीने में ये 2 नोट्स, 1.5 महीने में ये 2 नोट्स। तो 1.5 महीने करके अब मैंने लगातार 2-2.5 साल तैयार किए, तो कितने 1.5 महीने आए होंगे, मैंने कितनी बार पढ़ लिया उनको, मुझे खुद नहीं पता, 30-40 बार मैंने कितनी बार पढ़ने, तो अभी मैं पढ़ते रहता हूँ, कभी बैठा 2 घंटे उन्हीं को पढ़ लिया, तो आपको लगातार पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने एक बार सिलेबस पूरा कर लिया, फिर 3 महीने बाद आप खोल रहे हैं वही कॉपी को दोबारा, तो नहीं आएगा, खुद ही भूल जाओगे कि मैंने क्या लिखा था उस टाइम। आपको टारगेट बनाना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते मतलब आप उन चीजों को, रिवीजन को लेकर। सर जो जो डायरेक्टर सर हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, तो उनने बोला था कि तुम मेरे ही नोट्स पढ़ो, इसी में से आएगा, तुम्हें बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही है क्या? ये हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही बात है, सर के नोट्स तो बुक्स में से ज्यादा हिस्ट्री के, हिस्ट्री तो सर की ऑप्शनल भी रही है शायद मेरे ख्याल से, हाँ। और सर ने तो हिस्ट्री ऐसे पढ़ाते हैं मतलब बुक्स में भी नहीं है और कहीं नहीं है, वही सर बोलते हैं यूनिवर्सल टफ क्वेश्चन जो आएगा तो सभी के लिए होगा फिर, और जो नहीं आएगा तो वो होएगा। नोट्स इनफ है सर के, हिस्ट्री के तो बहुत इनफ है, बहुत ज्यादा है, मतलब मैं तो कहूँगा। आपने और कोई पढ़ी या यही पढ़ी? मैंने यही नोट्स पढ़े हैं, और हिस्ट्री के लिए मतलब बुक मैंने फॉलो की है हिस्ट्री वगैरह की, लेकिन नॉर्मल, उसके बाद नोट्स के बाद, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे सर के नोट्स से, लेकिन काफी बड़े रहते हैं, हम उनको उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आपने पढ़ा, उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया सर के नोट्स से अलग से, पूरा अगर आप करना चाहें तो एक्स्ट्रा मेहनत, वरना आप उसमें से कर सकते हैं। और एक ये इंस्टीट्यूट के नोट्स मेन है कि आप कौन सा एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, टीसीएस इसलिए हाँ इनफ है जो, और लेकिन आपको बुक्स भी फॉलो करनी चाहिए, मैं सजेशन दूंगा। नोट्स आप पढ़िए, लेकिन उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड बुक, जैसे पॉलिटी है तो लक्ष्मीकांत, इस टाइप की बुक्स आपको उनके साथ पढ़नी चाहिए, एक बार रीडिंग लेनी चाहिए। नोट्स और बुक्स आपको दोनों मैनेज करनी चाहिए। और जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो शुरुआत में तो ठीक चलता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, जब आधा घंटा रहता है तो बहुत प्रेशर रहता है, फिर दिल करता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें, और उस चक्कर से माइनस मार्किंग का शिकार हो जाते हैं। इसका मैं बताऊंगा, ये मेरे साथ जब मैं यही अपना सब इंस्पेक्टर एग्जाम दे रहा था, तो उसमें क्या था, हमारे 3 घंटा पेपर था, 300 क्वेश्चन थे, मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी था उसमें, तो यही लास्ट के 15 मिनट बचे थे, और काफी क्वेश्चन तो मेरे बचे थे, तो जब मैं दे रहा था तो टाइम घड़ी पे नजर आती है, तो मेरे काफी क्वेश्चन छूट गए, नहीं हो पाए, और एग्जाम प्रेशर रहता है, छूट नहीं थे, छूट गए, लेकिन जितना आया मैंने उतना किया। लेकिन जब बाद में जब देखा मैंने, तो पता चला कि हाँ सभी कितने अटेम्प्ट हुए, मतलब आपको ऐसा है कि जैसे टाइम देखा मैंने और क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो जितना है मैं करता रहा, और कैसा ऐसा नहीं कि करता रहा, अटेम्प्ट किया हुआ तो ठीक किया, नहीं हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि यार 50 क्वेश्चन बचे, 50 पे गोले भर दूं, नहीं ये नहीं करना है। 50 में से आपको 20 ही आ रहे हैं, 20 ही करिए, 30 छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, वो 30 सब छोड़ेंगे क्योंकि जितने लोग बैठे हैं सभी के लिए वही टाइम है, वही मैनेजमेंट है, आपके लिए अलग से नहीं है, वही चीज है, आपको जितना आता है वही करना। थैंक यू। परीक्षा वाणी और सर के नोट्स आप पढ़ते होंगे, परीक्षा वाणी एक अगर आप बीएसएनए के ऐड कर सकते हैं तो वो अभी बहुत अच्छी चल रही है बीएसएनए की, तो ज्यादा तो हाँ देखिए, पहले जो पहले के शुरू के 17 या कुछ पेज है, 80 पेज, उनको छोड़ दीजिए, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, पहले वहां से पढ़िए पूरा, जो 1 लाइनर स्टार्टिंग है वो तो आपको लास्ट में पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना पहले, उनको लास्ट में पढ़ना, पहले सेकंड से स्टार्ट कीजिए, वो पूरी खत्म कर देना, फिर आगे आपको तो आगे का आपको अच्छे समझ आएगा, वरना नहीं आएगा आगे का समझ पहले में, यही है, पीछे स्टार्ट करना। तो यस क्लास, एनी आई होप राकेश जी ने आपके और संदीप जी ने आपके काफी सारे डाउट्स दूर किए होंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट से बेटर कोई अपनी जर्नी, मतलब सिविल सर्विस की जर्नी समझा नहीं सकता, इसलिए मैं अपने कल को आपका भी सिलेक्शन होगा, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो आगे जो स्टूडेंट्स आएंगे आपके बाद आएंगे, आप उन्हें अपना जर्नी बताएं, क्योंकि क्लास सिविल सर्विस की जर्नी है, ऊपर नीचे रहती है, मोटिवेशन कभी हाई रहता है, कभी मोटिवेशन लो हो जाता है, पर सिलेक्शन उसी का रहता है जो डटा रहता है। सभी ने हाईज एंड लोस मतलब फील किए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इनकी बातों से चीजें मतलब एक थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, और एक संबल मिला होगा कि हाँ भाई जब ये कर सकते हैं। और आपको बता दो क्लास, मतलब दे आर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स
बट ये दोनों अपने आप को बहुत एक एवरेज स्टूडेंट मानते हैं, ये नहीं मानते कि बहुत सुपर है। अभी उस दिन संदीप जी ने क्लास में यही बोला था कि भाई मैं तो आईआईटी को मानता हूँ था सुपर, मैंने तो भाई नॉर्मल इंजीनियरिंग की। ओके, पर जब ऐसे स्टूडेंट भी निकाल सकते तो फिर आप भी निकाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि, जो मैं हमेशा कहता हूं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग बट दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। ओके, आप जुटिए। ओके, और अब करीब करीब आपको मतलब साल में हमारे यहाँ 4-5 ऐसे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में निकले हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपको उनसे मुलाकात करवाने की मेन पर्पस यही रहता है कि जो इस समय तैयारी कर रहे हैं ना, आपका मोटिवेशन, आपकी जो बैटरी है ना, वो फुल चार्ज होनी चाहिए, तभी आप बेस्ट दे पाओगे। अभी कई एग्जाम्स आ रहे हैं, आरओ आ रहा है, फिर से लोअर पीसीएस आ रहा है, अपर पीसीएस अगले साल आ रहा है। ओके, उत्तर प्रदेश पीसीएस का भी अक्टूबर में एग्जाम है। ओके, यूपीएससी तो है ही, हर साल आता है। तो एग्जाम्स आपके 5-6 एग्जाम्स लगातार है। मन लगा के तैयारी करिए क्लास। ओके, उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। ओके, भारती जी कुछ मोटिवेशन मिला या? सर मिला। ओके, चलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से काफी सारे डाउट्स रहे थे, और जो मैं सुन भी रहा था, काफी सारे डाउट्स इन्होंने दूर किए। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड राकेश जी, एक बार और आपको बहुत बहुत बधाई है। और अभी आज का सेशन हम फिर यही समाप्त पूछना करते था। हैं। अच्छा, अभी पूछना है? कौन है? हाँ जी सर, राकेश सर से पूछना था सर। राकेश सर। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका सिलेक्शन हुआ। और सर मुझे ये बताइए सर, करंट अफेयर्स हमें कैसे तैयार करना है, आपने कैसे तैयार किया? क्योंकि मेरे को करंट अफेयर्स में ही सर दिक्कत आती है। और जो है कि ना, ये क्या मैगजीन से पढ़ना है या न्यूज़पेपर से? न्यूज़पेपर की भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट थोड़ा इतना डिफिकल्ट हो जाता है फोन में ना। पहले तो थैंक यू आपका। करंट अफेयर के लिए आप क्या कीजिए, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, और मैगजीन में तो है वो ज्यादा मतलब ऐसा है कि जब आपका एग्जाम करीब है तब आप मैगजीन ले सकते हैं, 6 मंथ की या 1 साल की जो आती है वो मैगजीन आप तब ले सकते हैं। बाकी मैं बोलूंगा कि न्यूज़पेपर ही बेस्ट है, क्योंकि सारी न्यूज़ उसी में आती हैं। आप न्यूज़पेपर और एक कोई भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप कर सकते हैं करंट अफेयर आराम से। सर मैगजीन से या फिर दृष्टि या फिर मतलब सर के भी नोट्स आते हैं, ऐसी बात नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। बट एकदम थोड़ा वो है, वो जो है ना करंट अफेयर्स के नोट, तो हमें उसके लिए बेसिक से समझना पड़ता है थोड़ा ना। और जो यूट्यूब होती है उसमें थोड़ा क्लियरली आती है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। मेन है कि आप तो न्यूज़पेपर आप पढ़िए, उसके बाद देखिए करंट अफेयर ऐसा कोई ज्यादा है नहीं कि आपको सारा टाइम इसी पर लगाना है। दिन के आप 2 घंटे या 3 घंटे दे सकते हैं करंट अफेयर को। न्यूज़पेपर डेली का प्लस कोई भी यूट्यूब चैनल, और सर के जो करंट अफेयर जो पेपर के टाइम कराते हैं वो तो है ही। ज्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं लेना कि करंट अफेयर काफी टफ है। डेली अगर आप न्यूज़ पे अपडेट हैं तो वही तो करंट अफेयर है जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो हम लोग घूम रहे हैं, वही तो करंट अफेयर है जो हो रहा है। जी जी जी। सर एक चीज और, मतलब जो है हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, मंथली करंट अफेयर पढ़ें या वीकली पढ़ें या डेली ही पढ़ें, जो है मतलब ये जानना चाहता था मैं। देखो, अगर आपका एग्जाम जो है करीब है, नजदीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि मैगजीन पढ़ सकते हैं। 1 मंथ की, 2 मंथ की, अगर आपका एग्जाम 6 मंथ के अंदर है तब आप मैगजीन फॉलो कीजिए। लेकिन आपका एग्जाम 1.5 साल बाद है, 2 साल बाद है, तो अब मैं बोलूंगा कि आप डेली ही करंट अफेयर को 1 घंटा दीजिए अपने लाइफ में। वो आपको ऐसे भी देना चाहिए कि सभी को देना चाहिए कि 1 घंटा करंट अफेयर आप पढ़े ही पढ़े। और सर फिर इसके हर हफ्ते रिवाइज भी करना चाहिए फिर, है ना, ताकि हम हाँ भूले ना। हाँ, वो तो है ही, रिवीजन तो मेन है। जी सर, ओके, थैंक यू सर। Okay, thank you, students, and thank you, Rakesh ji and Sandeep ji, for coming. And we have a wonderful session. Okay, और आप लोगों से हम आपके आगे आने वाले भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम अपनी तरफ से व्यक्त करते हैं, और उम्मीद करता हूं अगली बार हम आपका पीसीएस में ऐसे ही अभिनंदन करेंगे। ओके, और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, हर स्टूडेंट से कहता हूं ये चीज, वहां से यहाँ आने में क्लास सिर्फ कहने को सिर्फ 4-5 कदम की दूरी है, पर 2 से 3 साल लगते। आप जहां बैठे हो उससे यहाँ आने में 3 साल लग जाते हैं, 2 से 3 साल लगता है। ओके, तो बस जुटे रहिए। ओके, हम चाहते हैं कि संस्थान एक एक करके आप सभी का अभिनंदन कर सके।
ओके, ये आपकी मेहनत है, ठीक है, हमने सिर्फ मार्गदर्शन दिया है, हम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, हम आपकी जगह एग्जाम नहीं दे सकते, हम सिर्फ ये बताते हैं कि हाँ भैया ये पढ़ लो, ये एग्जाम में आता है, या इस तरीके से कर लो। तो मेहनत आपकी है, इन श्रेय इनका है, इन्होंने मेहनत की है, ओके, हमने सिर्फ रास्ता दिखाया है। ओके, तो एक बार फिर मैं चाहूंगा कि एक बार आप इनका तालियों के साथ अभिनंदन करें। थैंक यू। ओके, और अभी बस कुछ मिनट में आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी। सर आइए।